के सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को जानने से पहले मैं आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। ओके, economic activities are classified into groups using some important criteria. These groups are known as sectors of economy activities. मतलब एक इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं और उस एक्टिविटीज के अंदर प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर्स आते हैं, जिसमें सारी इनकी इकोनॉमी को, मंथली इकोनॉमी को ऐड करके उसको एनुअली इनकम में ऐड वैल्यू के साथ उसमें नेशनल वैल्यू को ऐड किया जाता है। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से, जिसमें प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर वो सेक्टर्स आते हैं जिसमें एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो और डेयरी प्रोडक्ट हो, उसके अंदर ये फिशिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, ये सारे क्या है प्राइमरी सेक्टर्स। ओके, सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर क्या आता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की हो तो या फिर जो इंडस्ट्रीज टाइप के वर्क होते हैं उसमें क्या आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स आते हैं। टर्शियरी सेक्टर्स में बैंकिंग एंड सर्विसेज आते हैं, जिसमें ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारे क्या है टर्शियरी सेक्टर्स में आते हैं। अब comparing the three sectors, how do we count the various goods and services and know the total productions of these sectors? The value of goods and services are used rather than adding up actual numbers. अब इसमें क्या है, ये the sum of production the three sectors gives us, it is called the gross domestic product of a country. ये GDP के अंदर include होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से हिस्टोरिकल चेंजेस हुए किस सेक्टर्स में, टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर। तो रीजंस क्या थे, एक तो इनिशियली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर्स वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, फिर क्या था कि इसमें जो मेन रीजन था वो ये था कि as the methods of farming change and agriculture sectors began to prosperate, produce much more food than before, many people could now take up other activities over a long time, especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up. इन कारणों की वजह से क्या है, कुछ चेंजेस आए। और 2003 में क्या हुआ, इन द कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड द पोस्ट सर्विसेज कंसीडर्ड एज द बेसिक सर्विसेज, राइट। और द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। तो ये क्या कारण है, ये सारे कारण है जिसकी वजह से ये टर्शियरी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। Comparisons of the three sectors according to their contribution in GDP के हिसाब से देखा जाए तो in the older times the primary sectors was the largest contribution, followed by tertiary sectors and the least was contributed by secondary sectors. But now the situations reversed, tertiary sectors became the largest contributions and secondary sectors occupied second positions and primary sectors contributed the least. इससे क्या हुआ, tertiary sectors बढ़ गया और एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर्स डाउन हो गया धीरे धीरे। ये कंपैरिजन था। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम सही, व्हाट आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, इसमें जो अनएम्प्लॉयड हुए थे उसमें हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रोविजंस ऑफ इजी क्रेडिट, प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। एंड इनिशिएटिव टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट में नरेगा आता है और उस नरेगा के अंदर ये वर्क है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया recently made in a law implemented the right to work in 200 districts of India. Under NREGA 2005, all those who are able to and in need of work उनको जॉब देना 100 डेज के लिए और जो नहीं हो उनको अलाउंसेस देना। ठीक है, ये मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। अब क्या आता है आपका, अब आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। अब कंडीशन ऑफ वर्क की बात की जाए तो ये दो तरीके से, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ठीक है, organized sectors मतलब these sectors covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work, उसको क्या बोलते हैं organized sectors, जिसमें regular हो और assured work हो। इसमें गवर्नमेंट है जो फैसिलिटीज देती है, regulations which are given various laws, it is called organized sectors। और इसके अंदर पेड लीव मिलती है अंडर द लॉ, फैक्ट्री मैनेजर्स हैव टू एंश्योर फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें मिलती है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में ये कुछ नहीं मिलता, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, नो प्रोविजंस फॉर ओवरटाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू, ये कुछ नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर भी हो सकता है,
Why should we protect workers in the unorganized sectors? किस तरह से workers को कर सकते हैं? ये especially rural area के अंदर और especially in the urban area. In the rural area, the organized sectors mostly comprise of landless agriculture, laborers, small and marginal farmers and artisans. Nearly 80% of rural households in India are small and marginal farmers category. These farmers need to support it through adequate family facilities for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. In the urban areas, unorganized sectors comprise mainly of workers in small-scale industries, casual workers of contributions. We also find the majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sectors. अब आता है आपका ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स. ये प्राइवेट सेक्टर्स, ये पब्लिक सेक्टर्स, इन दोनों में डिफरेंसेस है. आप इन दोनों डिफरेंसेस को याद कर लेना. How public sector contribute to the economic development of a nation? ये question very most है. There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector is not provide at a reasonable cost. Some of these need spending large sums of money, which is beyond the capacity of the private sectors. Construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams are some examples as are done by the government. There are some activities which the government has to support. Selling electricity at the cost of generations may push up the cost of production of the industries. ये इन सब कारणों की वजह से क्या है, पब्लिक सेक्टर से जो डेवलपमेंट करती है नेशंस के लिए. अब कुछ क्वेश्चंस आ गए, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज आ गई. वर्कर्स इन द डैश सेक्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स. टर्शरी सेक्टर्स. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. A dash proportion of laborers in India are working in the unorganized sectors, large proportion area. Cotton is a dash product, natural product, and cloth is a manufacturing product. ठीक है. फिर क्या है, द एक्टिविटीज इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट. आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही इजी है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बेस पे. थैंक यू सो मच.